नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा, जिनसे हम लोकसभा का अपडेट लेंगे, और अमरेंद्र गुप्ता होंगे जो बताएंगे राज्यसभा में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव जी और राज्यसभा से बीजेपी के सांसद अनिल अग्रवाल जी, और हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी। आप सभी का स्वागत है। संसद में आज के एजेंडे की बात करें तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा के एजेंडे में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। विधेयक के जरिए खेलों में होने वाली डोपिंग के विरुद्ध बनेगा कानून। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत चर्चा एजेंडे में शामिल। खेलों की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा होगी। राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैर कानूनी गतिविधियां पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 पर होगी आगे की चर्चा। राज्यसभा में आज भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 विधेयक होगा पेश। 22 जुलाई को लोकसभा में हुआ था पारित। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से उस पर खास चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रिकैप के जरिए डाल लेते हैं एक नजर दोनों सदनों में कल यानी कि मंगलवार को क्या कुछ रहा खास इस पर। लोकसभा से कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ। सदन में विधेयक पर 3.5 घंटे तक चर्चा हुई और पहले कई सांसदों ने अपने अपने विचार भी रखे। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवालों के सदन में जवाब दिए गए। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका। राज्यसभा में कार्रवाई में व्यवधान डालने की वजह से 19 सांसदों को निलंबित किया गया। सभी सदस्य वर्तमान सप्ताह की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। दोनों ही सदनों में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों ही सदनों में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र भी रखे गए। इसके साथ ही विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं और जानते हैं आज लोकसभा में क्या कुछ खास रहने वाला है। लोकसभा के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पर आज सदन में चर्चा होगी। इस विधेयक को अनुराग सिंह ठाकुर सदन में रखने वाले हैं। हम ये बता दें कि ये विधेयक साल 2021 में सदन में पेश किया गया था। ये विधेयक एथलीट और उनके सहयोगी स्टाफ को किसी भी प्रकार की डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में नियम 193 के तहत चर्चा भी सूचीबद्ध है। भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 31 मार्च 2022 को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई थी। इसी चर्चा को मॉनसून सत्र में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस चर्चा को सदन में सांसद गौरव गोगोई ने उठाया था। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखे जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं। लोकसभा में संसदीय समिति के विवरण, प्रस्ताव और मंत्रियों के वक्तव्य पेश किए जाना भी सूचीबद्ध है। राव इंद्रजीत सिंह
एमपी लैंड निधि के निलंबन से जुड़े एक सवाल के उत्तर में शुद्धि करने वाला बयान सदन में पेश करेंगे राज्य मंत्री देव सिंह चौहान। टेलीफोन डिवीजन की बैठक से जुड़े एक सवाल के उत्तर में शुद्धि करने वाला बयान सदन में पेश करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2022-23 से जुड़े 2 स्थायी समिति के प्रतिवेदनों पर बयान देने वाले हैं। दानवे राव साहेब दादा राव रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 पर 11वें प्रतिवेदन की स्थिति पर बयान देंगे। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अलग अलग 3 प्रतिवेदनों पर बयान देने वाली हैं। सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 से संबंधित प्रतिवेदनों पर बयान देंगे। देव सिंह चौहान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति से जुड़े प्रतिवेदन पर बयान देंगे और लोकसभा में आज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन और ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण भी पेश किए जाने हैं। इसके साथ ही लोकसभा में पटल पर अहम पत्र भी रखे जाने कार्यसूची में शामिल है। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का, जो कि लोकसभा का अपडेट देंगे। सूरज, आज 8वां दिन है, कल कुछ प्रश्नकाल में लिए गए एक विधेयक पारित भी हुआ, आज क्या कुछ संभावना देख रहे हैं? प्रतिबिंब, अगर हम मानसून सत्र के अब तक की यात्रा को देखें तो कल हमने देखा कि कुछ विधायी कामकाज निपटाया गया लोकसभा में, और वो भी चर्चा के साथ, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने उसका बहिष्कार भी किया था। अगर हम कल की बात करें प्रतिबिंब, तो कल हमने देखा था प्रश्नकाल शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कारगिल की जीत की वर्षगांठ पर अपना संदेश पढ़ा। उसके बाद सभा ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उसके बाद प्रश्नकाल चलाने की बार बार अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने जो 4 सदस्य लोकसभा से निलंबित किए गए हैं उनको लेकर कहा कि वो निलंबन नहीं चाहते थे, कोई भी कठोर कदम वो नहीं उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सदन चर्चा करे, संवाद करे और विरोध जो कि संसदीय नियमावली के हिसाब से हो उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन हमने देखा गतिरोध बना रहा और प्रश्नकाल भी बाधित हुआ। 11:15 फिर 12 बजे फिर प्रश्नकाल लिया गया और कुछ सवाल हमने 3-4 सवाल देखे प्रश्नकाल में लिए गए। उसके बाद फिर गतिरोध पैदा हुआ और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। 2 बजे हमने जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस सदन में नहीं थी, लेकिन डीएमके और टीएमसी सहित कुछ विपक्ष के दल हंगामा करते हुए, अवरोध करते हुए वेल में आ गए थे, नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच में नियम 377 के तहत सांसद जनहित के मुद्दे उठा रहे थे और डीएमके टीएमसी ने सदन को से बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद हमने देखा विधायी कामकाज के तौर पर फैमिली कोर्ट बिल को लिया गया, कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक को लिया गया। ये एक छोटा विधेयक नजर आ रहा था जिसमें एक संशोधन था हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में फैमिली कोर्ट को वैधानिक मान्यता देने को लेकर। लेकिन इस पर कल एक विस्तृत चर्चा हमने प्रतिबिंब देखा जिसमें 3.5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई और मंत्री ने उसका विस्तृत जवाब भी दिया। और सबसे काबिल गौर करने वाली बात प्रतिबिंब ये रही कि इसमें विपक्ष का कुछ धड़ा अगर सदन से वॉकआउट कर रहा था तो वहीं एक बड़ा समूह जो विपक्ष का था वो इस चर्चा में हिस्सा ले रहा था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, एआईएमएम और बीजेडी, हमने देखा इन लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव विधेयक से संबंधित मंत्री को दिए। अगर हम चर्चा की बात करें प्रतिबिंब, तो काफी महत्वपूर्ण इन संशोधनों के अलावा भी काफी महत्वपूर्ण बातें हुई जो जिसमें पारिवारिक मूल्यों की बात हो, चाहे जजों की जो संख्या है, फैमिली कोर्ट खोलने की बात हो, या फिर इन दोनों ही राज्यों में जो फैमिली कोर्ट अब तक चल रहे थे जिनको मान्यता नहीं थी उनमें जितने फैसले आए उनका क्या होगा, फैमिली कोर्ट में लाखों जो केस अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं उसका क्या होगा। इस सब तमाम सवाल हमने देखा इस चर्चा में उठाए गए जब सदन ऑर्डर में था और मंत्री ने उसका विस्तृत जवाब दिया। उसके बाद सभापति जो ए राजा थे उन्होंने स्पष्टीकरण और आज बहुत कुछ और खास भी होना है, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। सूरज, अभी तक की जानकारी के लिए धन्यवाद। 2 माननीय सांसद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। श्याम सिंह यादव जी यहाँ पर हमारे जैसे सहयोगी बता रहे थे, सूरज, कल 3.5 घंटे उस विधेयक पर चर्चा हुई और आपके दल के सांसद हों चाहे अन्य विपक्षी दल के सांसद हों, उन्होंने भी उस चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आखिरकार वो विधेयक जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, देखने में काफ़ी छोटा लगता है वो विधेयक, लेकिन पारित हो गया है। यानी ये है कि अगर जनता से जुड़े हुए विषय हैं तो उसका समाधान सदन के भीतर ही, सदन में होने वाली चर्चा से ही
निकल पाएगा। क्या ये बात साफ है? तो क्या सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए? देखिए, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से और निष्पक्ष ढंग से चलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, जब अपोजिशन पार्टीज उस पर डिस्कस करने की मांग करती हैं, तो उसको टाला जाता है। और देखिए, आप सुन रहे होंगे कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा हमेशा कहते हैं कि हम तैयार हैं चलाने के लिए, उस पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर तैयार हैं तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि उसको एक्सेप्ट कर लें और वो एजेंडा में डाल लें। दोनों में आप फर्क देखते हैं? हम तैयार हैं, लेकिन हम तैयार हैं और फिर उसको एजेंडा में डाल दें, ये आपको फर्क समझ में आता होगा? तो जाहिर है कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है, अपनी बात को देश के लोगों के सामने रखना चाहता है। जी, तो ये अनिल अग्रवाल जी, फिर दुविधा क्या है? अगर सदन के भीतर सत्ता पक्ष भी चाहता है कि विषय पर बातचीत हो और विपक्ष भी चाहता है कि विषय पर बातचीत हो, प्रधानमंत्री ने भी कहा और सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा लगातार कि कोई भी विषय हो सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए और वो तैयार भी हैं, फिर परेशानी क्या है? नहीं, देखिए, जैसा कि मेरे मित्र श्याम सिंह यादव जी ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, सब लोग चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का अड़ियल रवैया इस चर्चा को न होने देने का है। आज विपक्ष की स्थिति ये है कि वो कोई भी आरोप लगाते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होती। और मैं आपको आज सूचित कर दूं कि राज्यसभा में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, महंगाई का, तो उस पे आज चर्चा है और उसमें मैं सभी माननीय सदस्यों से, विशेषकर विपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो इस चर्चा में ज़रूर प्रतिभाग करें। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदया इस समय कोविड से ग्रसित थी। ऐसे में जो मेन मुद्दे होते हैं महंगाई के, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं और यही बात सरकार की ओर से थी कि उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो इस पे चर्चा करा ली जाएगी और आज राज्यसभा में तो इस पे चर्चा हो रही है। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर आपने की बातचीत सुन रहे होंगे कि चर्चा के लिए विपक्ष के माननीय सांसद भी कह रहे हैं चर्चा चाहते हैं, सत्ता पक्ष नहीं होने दे रहा। ये सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि विपक्ष का कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया है, इस वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। जब दोनों पक्ष किसी विषय को लेकर चर्चा चाहते हैं तो फिर कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? वो स्टूडियो में या बाहर हर व्यक्ति कहता है कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन एक ये धारणा बन गई है, जैसे ये अगर विपक्ष समझता है कि ये दो प्रेसिंग इशू, जैसे इस सदन के सत्र के दौरान जीएसटी जो कई वस्तुओं पे हाल में लागू हुआ और दूसरा महंगाई, उनको लगता है कि ये इशू जो है लोगों के बीच में शायद रेजोनेट करेगा, तो एक आइडिया शुरू से ये रहता है कि पहले कुछ दिन ठप करो। सरकार भी ये देखना चाहती है कि अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो कितने दिन तक करेंगे। उसमें दो चीजें निकल करके आती हैं। एक तो ये कि क्या चर्चा ये जरूरी है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के अधीन ही हो दोनों सदन के और दोनों सदनों में, क्योंकि चर्चा अन्य नियमों के तहत भी हो सकती है। अगर आप क्वेश्चन आवर और जीरो आवर को अगर विपक्ष अलाउ कर दे और उसके बाद वो सेकंड हाफ में बड़े आराम से ये चर्चा हो सकती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि सुबह की हेडलाइन या किसी तरह का वो टेलीविजन में स्क्रोल चलता है या डिजिटल पे या मान लीजिए सोशल मीडिया पे, ये डालने में अच्छा लगता है। कई बार मेरा एक आग्रह होगा कि अगर आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। ये डे आफ्टर डे का एडजर्नमेंट सदन के दोनों सदनों में और ये शोर शराबा, और अगर कई पिछले चुनाव से देखेंगे तो जनता ने उन पार्टियों को पनिश किया है जो डिस्ट्रक्टिव रहे हैं हाउस के अंदर और जो किसी भी तरह से वो हाउस को चलने या बाकी जो कोई काम की पॉलिसीज है उसको डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी चीज ये है कि सरकार के पक्ष से इस चीज के लिए विपक्ष के लिए बहुत अच्छा होगा कि ये ऐसे इशू हैं जो लोगों की कंसर्न है। अगर वो अच्छे से सरकार को घेर सकते हैं तो सरकार को भी जवाब देने में परेशानी होगी।
हम ये समझते हैं कि मान लीजिए रशिया यूक्रेन के कारण कुछ प्राइसेस हिंदुस्तान में बढ़े हैं, सभी चीजों के वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, लेकिन सरकार क्या उसको एडिक्वेटली एक्सप्लेन कर पाएगी? ये विपक्ष का दायित्व होता है। सरकार जब उस चीज को एक्सप्लेन करे तो वो उसको किस तरह से कहते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज है सदन के अंदर दो काम होते हैं ना, एक विधायिका का जो मूल काम है, जो कार्य अक्सर मतलब शोर शराबे के बीच में निकल जाता है, कई अहम बिल रह जाते हैं, और दूसरी चीज है कि लोगों का जो पॉपुलर कंसर्न की चीज है वो लेकर के आना। अब कई सांसद जो तैयारी करके आते हैं उनका भी सोचिए, कई सांसद जो तैयारी करके आते हैं जी, और अलग अलग उन सांसदों पार्टियों से, संजय जी, अलग अलग सांसदों से अलग अलग समय पर हमने ये सवाल पूछा भी है कि पार्टी लाइन ये होती है कि सदन की कार्रवाई ना चलने दी जाए, लेकिन आपका प्रश्नकाल में लगा होता है या फिर आप 0 आवर में कोई बड़ा मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप तो अपनी बात नहीं कह पाते। आप अपने क्षेत्र की जनता को जो एक संदेश देना चाहते हैं वो संदेश देने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, ठगे से महसूस करते हैं। तो ये तो कई बार होता है और सभी सांसद मानते भी हैं कि प्रश्नकाल के दौरान जो है प्रश्न बहुत मुश्किल से लगता है, एक तो लिस्टेड होता है और उसके बाद लिस्टेड होने के बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, तो एक बेचैनी जरूर पैदा करता है। बहरहाल लोकसभा के बाद नजर डालते हैं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ आज खास रहने वाला है। इस पर राज्यसभा की अगर कार्यसूची की बात की जाए तो सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के 19 जुलाई को उन्होंने ये पेश किया था प्रस्ताव और आज उसको चर्चा करके आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यसभा में आज भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। राज्यसभा में इसके साथ ही विभिन्न पत्र पटल पर रखे जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा में संसदीय समिति के विवरण प्रस्ताव और मंत्रियों के वक्तव्य पेश किए जाना भी सूचीबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उच्च सदन में राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले अहम पत्रों के साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 2022-23 से संबंधित बयान सदन में रखने वाले हैं। सांसद कांता करदम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण सदन में पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का। अमरेंद्र, यहां पर एक जानकारी हमें मिल चुकी है। अनिल अग्रवाल माननीय सांसद बीजेपी राज्यसभा से, उन्होंने कहा है कि आज संभवतः राज्यसभा के भीतर जो लगातार एक मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा महंगाई पर चर्चा की, आज उस पर चर्चा हो सकती है। क्या है जानकारी और अभी तक की जो कार्रवाई हुई है सदन के भीतर उसको लेकर क्या है आपका अपडेट? प्रतिबिंब 18 जुलाई से जो मानसून का बजट सेशन स्टार्ट हुआ है उसके बजट सेशन में 18 बैठकें होनी है और आज 8वां अहम दिन है। प्रतिबिंब जो तस्वीर जनता देखना चाहती है संसद की और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को जिस तरह से चर्चा करके विचार और प्रस्ताव की दिया जाता है माननीय सांसदों के द्वारा, वो तस्वीर शायद कहीं ना कहीं मिसिंग। अगर इन 7 दिनों की बात करूं प्रतिबिंब तो दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, वो तस्वीर कहीं ना कहीं अभी तक जनता को देखने को नहीं मिली। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से आज माननीय सांसद ने कहा कि महंगाई को लेकर सरकार ने कल ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए, और उन्होंने बार बार विपक्ष से कहा कि आप धैर्य बनाए रखिए, हंगामा न करें, हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। और कल तो 2 बार, मतलब एक बार तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी बाहर आके उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर हम विपक्ष से चाहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन काम करने दिया जाए। लेकिन कल का अगर दिन मैं बताऊं तो एक काफी गहमा गहमी वाला दिन था राज्यसभा के लिए, जहां 19 सांसदों को राज्यसभा से निलंबन किया गया। नियम 256 के तहत इन सांसदों का निलंबन जो है प्रतिबिंब, वो संसद के पूरे जो अभी जो
इस वीक का है, इस पूरे सेशन के वीक के लिए किया गया है, यानी कि ये सप्ताह में जितने दिन बचे हैं ये 19 सांसद जो हैं सदन में नहीं आएंगे। लगातार आपने कल की तस्वीर देखी होगी तो तस्वीर बड़ी अशोभनीय लगी। किस तरह से सभापति और आसन पर बैठे उपसभापति बार बार माननीय सांसदों से ये आग्रह कर रहे थे कि आप अपने आसन पर बैठिए और चर्चा में भाग लीजिए। लेकिन देखिए बड़ा ही दुर्भाग्य कल की तस्वीर का था कि वेल में आकर न सिर्फ वो सांसद हंगामा कर रहे थे बल्कि तालियां बजा रहे थे, बल्कि कुछ लोगों ने तो पेपर भी फेंके, जिस पर एक कठोर कदम उठाते हुए कल नियम 256 के तहत इन माननीय सांसदों को इस सदन के इस हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। अमरेंद्र, आप वहां पर बने रहे और अधिक जानकारी लेंगे। एक टिप्पणी में अनिल अग्रवाल जी, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये चर्चा की बात पहले से ही स्वीकार कर ली जाती तो संभवतः ये निलंबन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और कुछ चर्चा महंगाई को लेकर आगे भी बढ़ चुकी होती। क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए सरकार ने इस चीज़ को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आप कामकाज चलने दें, थोड़ा धैर्य रखें और इस पे हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। तो विपक्ष को थोड़ा धैर्य रख के इस पे अपना अड़ियल जो रवैया है उसको पीछे विड्रॉ करना चाहिए था। तो हम लोग तो हमेशा से कहते रहे, नेता सदन ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है जो इस समय राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी नेता को ईडी ने बुलाया है, उसको लेके इनके मन में जो भावनाएं हैं उसकी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं तो सरकार तो हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है और सरकार ने हमेशा खुले दिल से सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए आमंत्रित किया है। और कल जो सदन में हुआ वो वास्तव में निंदनीय है। जिस प्रकार आसन पे कागज़ फेंके गए, वेल में आके जिस प्रकार से प्ले कार्ड दिखाए जा रहे थे, माननीय सभापति महोदय द्वारा निरंतर आग्रह किया जा रहा था, उसके बाद भी ये हुआ, तो मुझे लगता है ये संसदीय जो मर्यादा है उसके अनुकूल नहीं हुआ और उसी में ये कठोर कदम उठाना पड़ा। श्याम जी, यहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ पत्रकार हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं, संजय जी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि भाई अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा के लिए बहुत सारे नियम तय हैं सदन के भीतर, उसमें चर्चा कीजिए। आप कार्य स्थगन के बाद ही चर्चा क्यों चाहते? देखिए प्रतिबिंब जी, दो बातें कहना चाहता हूं। ये जो चर्चा न कराने का कारण है कि माननीय वित्त मंत्री जी की तबीयत खराब है, ये सही नहीं। उनके सबॉर्डिनेट दो योग्य काबिल राज्य मंत्री हैं, क्या वो अगर वो नहीं रहेंगे तो कामकाज नहीं चलेगा? हमेशा चलता है, ये तो सरकारी कामकाज है। एक आदमी बीमार हुआ या एब्सेंट हुआ, कुछ हुआ तो दूसरा संभालेगा। दूसरी चीज़, राज्यसभा में अभी अच्छी नहीं हुई तो इनकी बात अपने से ही कट जाती है। चर्चा का इतने वो दिनों पर जोर देने पर, रोष प्रकट करने पर, चर्चा तो राज्यसभा में हो रही है ना, तो उनकी एब्सेंस में ही हो रही है, तो लोकसभा में भी हो सकती थी ये चर्चा। आप समझ गए? दूसरा, ये जब भी कोई जो सत्ता पक्ष होता है तो वो अपने खिलाफ जो चीज़ें होती है उसको इसी तरह से टालता रहता है। हम लोग मानते हैं कि वो संसद चलनी चाहिए, लेकिन मैं आपको क्लिप दे दूंगा, दिखा दूंगा कि जब भी ये लोग अपोजिशन में थे तो इसी तरह की हरकत इन्होंने किया है। और तो और मैं एक संसदीय आंकड़े के हिसाब से कहना चाहता हूं, लाया नहीं हो आप कहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा। देखिए, सबसे ज्यादा सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, नहीं, सबसे ज्यादा आपकी बात सुनूंगा। मैं ये चाह रहा हूं, एक लाइन तो सुनिए। जी। संसद की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी ने 66%, 10-20% नहीं जो आज हो रहा है, 66% कार्रवाई में व्यवधान इन्होंने डाला। मैं इसी पर आपका जवाब चाहता हूं। और आंकड़े के हिसाब से होता है, इनका तो फेस ही नहीं है, दे डोंट हैव फेस टू से कि कार्रवाई करें। जब इसी पर जवाब चाहता हूं आपका कि ये समझते हैं कि मेजॉरिटी के बल पर जो चाहे वही हो,
और गोल बदलते हमारी रहते हैं। आवाज न सुनी जाए। श्याम जी, एक मैं यही चाह रहा था जब- कि किसने किया या किसने नहीं किया ये बात नहीं है, क्या ये सही है? बात ये किसकी हो रही है? नहीं एकदम क्या व्यवधान डालना संसद- चाहिए जो नहीं, बात नहीं, चर्चा नहीं, के नहीं, माध्यम से हो सकती है, या फिर संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं देश की जनता तक, वो व्यवधान- चर्चा के मैं द्वारा ही हो सहमत हूं। सकता है क्या? मैं सहमत हूं, व्यवधान जी। नहीं डालना चाहिए। जी, जी। संसद सुचारू रूप से सहमत है, चलनी चाहिए। हम क्या, आप सभी लोग सहमत होते हैं, लेकिन जब किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, मेजॉरिटी के बल पर तानाशाही पूर्ण रवैया उसमें अपनाया जाएगा, तो विपक्ष के पास क्या चारा बचता है प्रोटेस्ट करने के जी अलावा? अनिल जी, आप हैंड रेज कर रहे थे बार बार। नहीं, देखिए, मेरे मित्र ने जो कहा ऐसा उचित नहीं है। सुनिए, और पहले ही दिन इस बात को कह दिया गया था सरकार की ओर से कि इस पे चर्चा कराई जाएगी, तो क्या संसद में थोड़ा धैर्य नहीं रखा जा सकता? तो ये तो कहना कि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती थी, गलत है। और मैं आपको महंगाई के मुद्दे पे, वैसे तो सदन में चर्चा होनी है, मैं केवल एक ही सेंटेंस आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में इस समय भारत में महंगाई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी कंट्रोल है। और जो बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जापान हो, वहाँ पे इंग्लैंड हो, वहाँ सब जगह महंगाई बहुत ज़्यादा है और चर्चा हो रही है, तो सब अपनी बात रखें। अब ये लोग और ऐसे ही प्रश्न कहते काल तो ऐसा है जिसमें कि दोनों पक्ष के लोग अपनी बात पूछते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विरोध पक्ष का हो। तो मेरे ख्याल से प्रश्नकाल तो चलना ही देना चाहिए था, लेकिन प्रश्नकाल भी नहीं चलने दिया गया। संजय जी, यहाँ पर बातचीत चल रही है कि कम से कम प्रश्नकाल तो चलना चाहिए, और ये कई बार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल बैठकर ये विचार कर चुके हैं और तय कर चुके हैं कि कुछ भी हो, किसी भी विषय को लेकर आप मामला उठाएं सदन के भीतर, लेकिन प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा। देखिए प्रतिबिंब जी, इसी कारण से राज्यसभा में पहले शून्यकाल रखा गया, उसके बाद प्रश्नकाल रखा गया, ताकि उस बीच में सांसद को जो अपनी बात कहनी है वो अपनी बात कहें और उसके बाद प्रश्नकाल आए। ये जो दोनों चीजें हैं, ये हर सांसद का ये काफी बड़ा अधिकार है और सरकार को वहां पे मुश्किल होती है प्रश्नकाल के दौरान, खास करके अगर सही सवाल पूछे जाएं और उसके सही सप्लीमेंट्री आए, तो बड़ी मुश्किल से उनका नंबर आता है किसी सांसद का। दूसरी चीज है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर उस चीज को कह पाते हैं कि ये ऐसा है। चर्चा जरूर होनी चाहिए। एक चीज मैं, यादव जी जो बात कह रहे थे बीजेपी के व्यवधान का, तो देखिए मैं उस डेटा के बारे में वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता कितना प्रतिशत की बात है, लेकिन बीजेपी ने जब व्यवधान किया तो जनता ने 2009 में बीजेपी को पनिश किया, क्योंकि वो लगता था वो सबसे ज्यादा जो व्यवधान का पीरियड है वो 4 से 9 का है, और उस बीच में बीजेपी ने 2009 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, यही बात मैं पहले कह रहा था। उसके बाद आप देखिए 14 का रिजल्ट, उसके बाद आप देखिए 19 का रिजल्ट, बाकी विधानसभाओं में रिजल्ट देखिए। तो ये अगर मैसेज जाता है, मेरा आग्रह माननीय सांसद या उनके जो नेतागण है उनसे होगा, थोड़ा सा इतिहास को, थोड़ा सा जनता की भावनाओं को, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग के द्वारा चुन करके आते हैं, चाहे राज्यसभा के सांसद हो चाहे लोकसभा के सांसद हो, एक डायरेक्टली चुन करके आते हैं, दूसरा इनडायरेक्टली चुन करके आते हैं। लेकिन भावनाएं जो है, जब वो क्षेत्र में अपने जाते हैं, तो हमने देखा है कि वो सांसद लोग काफी इस चीज को एक प्राइड के साथ बताते हैं कि उन्होंने संसद में ये चीज उठाई, क्लिप वो डालते हैं, सोशल मीडिया पे जाता है, उनके समर्थक पर वो चीज को प्रचारित करते हैं। यहाँ एक समस्या ये हो गई है कि जो आप जनहित के मुद्दे भी उठाना चाहते हैं, वो मुद्दे कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब जैसे अब ये जो इशू पब्लिक डिबेट में ज्यादा करके जाएगा, जो मुझे ऐसा लगता है, आज जब संसद खुलेगा भी, राज्यसभा में प्राइस वाइज लिस्टेड है, लेकिन वहां पे ये सांसदों का जो कल निलंबन हुआ है वो शायद हावी हो जाए। शायद जब आप चर्चा के दौरान देखेंगे कि वित्त मंत्री अगर वो अस्वस्थ हैं, उनके बदले एमओएस हैं, तो फिर उस पर कई तरह के सवाल उठेंगे। तो ये जो है, इसको थोड़ा सुचारू रूप से लाना जरूरी है, क्योंकि लोगों की आस्था, संसद के रेलेवेंस और संसद के अंदर होने वाली चीजों और अपने जनप्रतिनिधि के बारे में विश्वास रहना बहुत जरूरी है। जी, और आपने कहा कि कहीं ना कहीं इतिहास से सीख लेनी चाहिए और वर्तमान में उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। वर्तमान की बात करते हैं, आज लोकसभा में जो विधेयक हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए विधेयक पर अगर बात की जाए तो आज सदन की कार्यसूची में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को
सदन में पिछले साल 17 दिसंबर को पेश किया गया था। विधेयक को 29 दिसंबर 2021 को स्थायी समिति के पास भेजा गया था और इस साल 23 मार्च को स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। विधेयक के मुख्य बिंदुओं की अगर बात की जाए तो ये एथलीट्स के सपोर्ट कर्मचारियों और अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है। एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन पर नतीजों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जिसमें मेडल, पॉइंट्स और पुरस्कार को जब्त करना भी शामिल है। इसके अलावा एक निर्धारित अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा या किसी आयोजन में भाग नहीं ले सकते और वित्तीय प्रतिबंध लग सकते हैं। साथ ही एंटी डोपिंग रेगुलेशन पर सरकार को सुझाव देने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए खेलों में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बोर्ड की स्थापना की जाएगी और बोर्ड नाडा की गतिविधियों का निरीक्षण भी करेगा और उन्हें निर्देश भी जारी करेगा। और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, ये एक ऐसा विधेयक है जिससे देश की साख भी जुड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खिलाड़ी जाता है और डोपिंग में पकड़ा जाता है तो उस खिलाड़ी का नाम इतना खराब नहीं होता जितना देश का होता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक पर चर्चा करने से पहले मैं प्रतिबिंब आपको बताना चाहूँगा, आज संसद भवन परिसर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे के कॉल पर 13 विपक्षी दलों ने जो 19 सदस्य राज्यसभा से और 4 सदस्य लोकसभा से निलंबित किए गए हैं उसको लेकर मीटिंग हुई है, जिसमें 13 विपक्ष के दलों ने हिस्सा लिया है। लेकिन उस बैठक में निमंत्रण के बावजूद तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं पहुंची और शायद बहुजन समाज पार्टी को निमंत्रण नहीं गया था। अब हम आज की लोकसभा में कामकाज की बात करते हैं प्रतिबिंब। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, जैसा आपने बताया, एक महत्वपूर्ण विधेयक आज कार्यसूची में शामिल है जो एंटी डोपिंग रोधी जो विधेयक लाया जा रहा है। ये भारत अपनी जो संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता हुआ था, एक हस्ताक्षर भारत ने किए थे, उसी कड़ी में है। पहले नाडा का निर्माण हुआ जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, लेकिन बाद में पाया गया कि नाडा के पास वो हथियार मौजूद नहीं है जिससे डोपिंग को रोकने के लिए काम किया जा सके। इसी के तहत एनडीटीएल और भी डोप परीक्षणशालाएं बनी थी, लेकिन वो एक वैधानिक और जो एक कामकाज करने के लिए उनके पास हथियार होने चाहिए वो नहीं थे। इस विधेयक के जरिए नाडा और ये तमाम जो डोप प्रयोगशालाएं हैं उस हथियार दिया जाएगा ताकि वो कभी भी छापेमारी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और कोई कड़ा कदम भी उठा सकते हैं ताकि डोपिंग जैसा जो गंभीर मामला है वो भारत में खेल और अन्य चीज़ों से उठे। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल अब सामने है और भारत अब खेलों में अच्छा प्रदर्शन करता है। तो ऐसे में डोपिंग जैसी समस्याएं जो है, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए हो चाहे कोचिंग स्टाफ के लिए हो, वो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही इस विधेयक में एक बोर्ड बनाने की भी बात कही गई है ताकि जो ये तमाम कार्य प्रणाली है उसे अच्छी तरह से निपटाया जा सके। प्रतिबिंब, इसके साथ ही प्रतिबिंब मैं प्रश्नकाल के आज कुछ सवालों के बात करना चाहूँगा जो लोकसभा में आज उठाए जाने हैं। हमारे साथ स्टूडियो में श्याम सिंह यादव जी मौजूद हैं। इनका भी एक महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल में वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ लगा हुआ है, जिसमें यूक्रेन और रूस की युद्ध के बाद भारत में वाणिज्य और व्यापार की स्थिति क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उसके अलावा आज कोयला मंत्रालय से भी सवाल है। बीते दिनों हमने देखा था कि कोयला की कमी को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे, तो आज एक महत्वपूर्ण सवाल लगा हुआ है कि कोयले की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसी तरह से वस्त्र मंत्रालय से भी, कपड़ा मंत्रालय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कोविड के बाद कपड़ा उद्योग और जो बुनकर हैं उनकी क्या स्थिति है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल में लगे हुए हैं। विधायी कामकाज के लिहाज से ये महत्वपूर्ण विधेयक आज लिस्टेड है। देखना होगा अगर सदन चलता है तो ये सभी महत्वपूर्ण कामकाज आज और निलंबन के विरोध में आपने कहा कि 13 दलों के माननीय विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किया है और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी दल के सांसद मौजूद नहीं है। श्याम जी, आपके सवाल का यहाँ पर सूरज ने जो है उल्लेख किया है, उस पर थोड़ा सा बाद में विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये डोपिंग को लेकर विधेयक है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिल। एंटी डोपिंग एक्चुअली क्या होता है कि कितने खिलाड़ी हैं जी तोड़ मेहनत करके अपना पसीना निकाल के, इतनी मेहनत के बाद तो वहाँ जाते हैं और कुछ लोग इस तरह से धोखाधड़ी करके ये जो डोपिंग मतलब कुछ इस तरह की दवाएं ले लेते हैं
जिससे उनकी पावर, उनकी स्टेमिना इन्हांस हो जाती है, वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी खामी है और ये तो बहुत बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट विधेयक है और इसको बहुत स्ट्रिक्टली हिंदुस्तान के पास जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को, इक्विपमेंट्स को मंगाया जाना चाहिए, सभी टेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ होनी चाहिए और खिलाड़ियों पर डोपिंग के बारे में बहुत कठोर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। जी जी, लेकिन अनिल जी यहाँ पर ये भी देखा गया है कि कई बार खिलाड़ियों को जानकारी नहीं होती है कि डोपिंग और एंटी डोपिंग वो जो सूची है दवाओं की, शक्तिवर्धक दवाओं की या कुछ और अन्य टॉनिक की, वो उनके पास उपलब्ध नहीं होती है। वो एक कमी की वजह से भी कई बार वो गलत दवाइयों का या फिर शक्तिवर्धक चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। क्या वो भी इस विधेयक में समाहित होगा? वो उस बिंदु को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्या? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो नेशनल लेवल पे खिलाड़ी खेल रहा है उसको इसकी जानकारी ना हो। जैसा कि श्याम सिंह जी ने बताया कि बहुत सारे लोग इसमें धोखाधड़ी करके आगे आना चाहते हैं, लेकिन ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण होगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग इसके बारे में चिंतित हैं कि खिलाड़ियों को इससे दूर रखा जा सके। और कई बार तो कोचेज़ ही ऐसा सुनने में आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उन्होंने ही अपने खिलाड़ी को इसके लिए एडवाइस कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत ही गलत तरीका है और इससे वास्तविक जो प्रतिभा है वो निखर नहीं पाती है और ये खिलाड़ियों के साथ जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं उनके साथ धोखा है। और मुझे लगता है पूर्ण रूप से आने वाले समय में न केवल भारत, विश्व स्तर पर इसका सभी लोग प्रतिरोध करेंगे और आने वाले समय में अच्छे खिलाड़ी, ईमानदार खिलाड़ी इसमें अपना स्थान प्राप्त कर पाएंगे। जी, ऐसा बहुत कम होता है कि एंटी डोपिंग का केस जो है बिना उनकी जानकारी के हो, वैसा बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है और उनको हर स्तर पर अवेयरनेस किया जाता है। इसकी बुकलेट हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनको देती है, फेडरेशन भी देती है, सबको अच्छी अच्छी तरह से मालूम है कि कौन कौन सी चीज़ें प्राइवेटेड हैं जो कि उसके तहत आती हैं। संजय जी, यहाँ पर बात चल रही है कि कई बार कोचेस भी जो हैं इस तरह के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जिसको वो सिखा रहे हैं वो देश पे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम रोशन करे, इसलिए वो भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। एक बात, दूसरा, क्या नाडा और वाडा के बीच जो है सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, उसकी भी थोड़ी सी कमी है? उस विषय को भी क्या इस विधेयक में शामिल किया जाएगा या फिर उसको दूर करने का प्रयास इस विधेयक में कहीं ना कहीं शामिल होगा? देखिए, एक तो इस पे इंटरनेशनल कंसेंसस है कि डोपिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें कई बार इशू ये होता है कि कौन सा सब्सटेंस किसमें कौन सी चीजें वो मिली हुई हैं। कभी कभी खिलाड़ी जिस तरह से अपनी बात कहते हैं तो एक आम नागरिक के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए जो स्पोर्ट्स लवर है उसके लिए कभी कभी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि ये खिलाड़ी को पता था या नहीं पता था, ये कोच की या और की उनके डाइट जो भी फॉलो करवाते होंगे उनकी गलती। एक वहां मुश्किल होती है एक आम स्पोर्ट्स लवर को ये समझने में। दूसरी चीज ये है कि ये एंटी डोपिंग तो होनी ही चाहिए, मतलब जो भी उसके प्रति विधेयक है वो उसको और भी वो निखारेगा, बताएगा कि ये चीज होनी चाहिए, यहाँ ऐसे है। हमारे देश का अपना एक कानून जो प्रखर रूप से, साफ सुथरे रूप से वो सामने आएगा। जी, एक तो इसके अंदर कई बेईमानी वाली चीज जो होती है, कई लोग वो डोपिंग करके जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाते हैं। हमने कई तरह के ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जब लोग स्ट्रिप कर दिए जाते हैं मेडल से, तो उनकी और भी बुरा होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अहम विधेयक है। भारत का अपने आप को इंटरनेशनल पेडेस्टल पे आजकल हम खेल के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, मेडल की तालिका बहुत बड़ी है। तो भारतीयों का अपने अंदर एक जो विश्वास, आत्मविश्वास का भाव है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे compete करने का जो भाव है, हम किसी से कम नहीं, हम सबसे आगे, ये जो भाव है वो भाव को बनाए रखने के लिए, उस भाव को और आगे लेकर के जाने के लिए मुझे लगता है कि ये बिल और सार्थक। जी, संजय जी ने सही कहा, इस भाव को बनाए रखना बेहद आवश्यक है, इसलिए ये विधेयक खासा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। श्याम जी, कुछ टिप्पणी? एंटी डोपिंग के बारे में ये जो वाडा इज द सुप्रीम अथॉरिटी, जी, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कन्फ्रंटेशन
डिसएग्रीमेंट बिटवीन वाडा एंड नाडा, वो सवाल ही नहीं। नाडा को तो वाडा के डायरेक्शन को पूरा करना चाहिए, और जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उसको नाडा को, हर देश को के नाडा को उसको पूरा करना चाहिए। जी जी जी, कई बार होता है कि जो गाइडलाइंस में सुधार या बदलाव होता है वो अपडेट होकर पहुंच नहीं पाता है किसी देश के जो है स्थायी जो संस्था होती है उसको लेकर। बात करें राज्यसभा के विधेयक की, तो सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 राज्यसभा की कार्यसूची में विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। इस विधेयक को लोकसभा में 5 अप्रैल को पेश किया गया और 6 अप्रैल को ये विधेयक लोकसभा से पारित भी हो गया था। इस विधेयक के जरिए सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध एक्ट 2005 में संशोधन किया जाना है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के सामूहिक विनाश के लिए हथियारों की उपलब्धता को रोकना है। ये विधेयक ऐसे हथियारों के गैर कानूनी डिलीवरी सिस्टम को खत्म करने के लिए उठाया गया एक कारगर कदम साबित होगा। इसके साथ ही इस बिल के जरिए इस प्रकार के किसी भी गैर कानूनी कार्य जिसमें इन्हें बनाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शामिल है के लिए आर्थिक सहायता को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि सामूहिक विनाश के हथियारों में बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर, इन सभी प्रकार के हथियारों को शामिल किया गया है। उच्च सदन में कल भी इस विधेयक पर चर्चा हुई और आज केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस विधेयक पर जवाब दे सकते हैं। अनिल अग्रवाल जी, ये कितना महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर तो हम लोगों ने बिंदु बता दिए हैं, लेकिन क्या माना जाए आज ये चर्चा आज परिणति तक पहुंचेगी, पूर्ण हो पाएगी क्या? नहीं, देखिए, सरकार का इस बारे में बड़ा स्पष्ट मत है कि इस पे विस्तृत चर्चा हो, सभी के विचार इसमें आएँ। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले जब माननीय सदस्यों ने वॉकआउट किया था, तो सरकार ने खुद इस बिल को कहा था कि इसको हम चाहते हैं कि विपक्ष के उपस्थिति में उनके विचार सुनने के बाद ये स्वीकृत हो, इसको पास कराया जाए, और उसी के बारे में निरंतर सरकार प्रयासरत है। कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से एक बेहतर चर्चा इस पे होगी और ये बिल पास करा लिया जाए। जी, और हम बता दें कि राज्यसभा में आज भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाना है। आइए समझते हैं कि ये बिल आखिरकार क्या है, ये किन पर लागू होता है। इस बिल के प्रावधान और उन व्यक्तियों, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा हैं। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार एक अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति बनाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस विधेयक में परमिट जारी करने और कई कार्यों पर रोक लगाए जाने के भी प्रावधान हैं। बिल के जरिए अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा बने लोगों के परमाणु कचरे के निष्पादन और यहाँ की मिट्टी को वहाँ ले जाने संबंधी दिशा निर्देश और रोक के नियम तय किए गए हैं। इस बिल में तय नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। सीधा कहते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र का। अमरेंद्र, 2 विधेयक हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन है विधेयकों को लेकर? पृथ्वी में बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक आज राज्यसभा के एजेंडे में है और ये दोनों विधेयक खासे महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 की बात करूं तो ये काफ़ी अहम के साथ साथ एक रोचक विधेयक भी है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप को समझने की जो एक लालसा है वो हर एक के मन में रहती है। और 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका को लेकर एक संधि की थी, जिसमें वहाँ पर वैज्ञानिक शोध किए जाएंगे, वहाँ पर किसी तरह की कोई डिस्ट्रक्टिव गतिविधि नहीं की जाएगी। और वहाँ पर चूंकि अंटार्कटिका में पानी का एक संग्रह है, साफ पानी का संग्रह है, वहाँ पे दुर्लभ जीव जंतुओं का संग्रह है, तो वहाँ पे किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। इसको लेके अभी तक बताऊँ 1959 में जो 12 कंट्री ने संधि की थी, उसके बाद उसमें कई प्रावधान किए गए और उसमें 54 कंट्रियों ने अंटार्कटिका में शोध को लेकर उस संधि पर काम किया। और इसमें मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊं कि अभी तक अंटार्कटिका जो संधि थी उसमें अब विदेशी कानून चलता था, तो ये एक बड़ा प्रयास है। लगभग 40 साल बाद भारत सरकार एक अहम कानून लाई है जिसमें ये प्रावधान किया जाना है
कि मान लीजिए भारत से कोई एक वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचता है, वहां पे किसी तरह की अमान्य गतिविधि, वहां पे किसी तरह का विस्फोट करने पर जो कानून में अभी तक प्रावधान था वो बाहर की अदालतों में किया जाता था, लेकिन भारत अपने हिसाब से भारत की अदालतों में उसमें न सिर्फ केस चलेगा, बल्कि अगर उस दल में कोई बाहर का मतलब भारत के अलावा विदेश का भी वैज्ञानिक है तो उस पर भी जो केस चलाने का जो अधिकार है वो भारत की अदालत में होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए हैं। इसके अलावा क्या कुछ आज राज्यसभा के भीतर होने वाला है उसकी जानकारी भी उपलब्ध करवाई है। अमरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बात करें लोकसभा की तो देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत चर्चा होना लोकसभा में सूचीबद्ध है। बीते सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उस वक्त चर्चा की शुरुआत की थी। बजट सत्र में इस विषय पर हुई चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे थे। विपक्षी दलों के सांसदों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा था कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अधिक से अधिक आयोजन भी करना चाहिए। और सत्ता पक्ष ने कहा था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला है और खिलाड़ियों की स्थिति और उनको मिलने वाली सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है। सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, चर्चा शुरुआत की थी इसकी, कांग्रेसी माननीय सांसद ने चर्चा शुरू भी हुई थी, लेकिन चर्चा जो है अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। क्या संभावना बन रही है? बिल्कुल प्रतिबिंब, ये चर्चा जैसे आपने बताया था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तौर पर पिछले सत्र में लाया गया था, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने इसे नियम 193 के में परिवर्तित कर दिया ताकि सदन में तमाम दल के सांसद इसमें हिस्सा ले सकें और गौरव गोगोई, अनुभव महंती और राज्यवर्धन राठौर जैसे सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया था और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। तब यह अधूरा रह गया था। आज ये हम देख रहे हैं इस सप्ताह लगभग रोजाना कार्यसूची में शामिल किया जाता है ये विषय, और चूंकि अब राष्ट्रमंडल खेल भी एकदम मुहाने पे है तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन सुचारू रूप से चले तो इस महत्वपूर्ण विषय पर सांसद अपने जो है सुझाव रख सकें और मंत्री भी भारत सरकार के द्वारा किस तरह से खेलों के संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तृत तरीके से सदन को बता सके। चूंकि आज हमने देखा कार्यसूची में दोनों जो विधायी कामकाज के तहत बिल है वो भी खेलों से जुड़ा हुआ है और यह 193 भी खेलों से जुड़ा हुआ है, तो काफी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है खेलों के लिहाज से। प्रतिबिंब जी, सूरज, आपने विधेयक 193 पर चर्चा और कौन से प्रश्नकाल में आज पूछे जाने वाले हैं उसकी विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई और इसके अलावा 13 विपक्षी दलों के सांसदों ने जो हस्ताक्षर किया है निलंबित सदस्यों को लेकर उसके बारे में भी अपडेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी टिप्पणी अनिल अग्रवाल जी, क्योंकि आपने एक अच्छी खबर ये सुनाई है कि आज चर्चा होगी सदन के भीतर, क्या संभावना? नहीं, मुझे लगता है अब सरकार चूँकि चर्चा करा रही है तो सभी सदस्यों को, विशेषकर मेरे जो विपक्षी साथी हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि चर्चा में प्रतिभाग करें और अच्छी चर्चा हो ताकि देशवासियों के सामने वस्तु स्थिति आ सके। जी, समय जो है कह रहा है कि आपको हम यहाँ से विदा दें, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला, अनिल जी आपने और श्याम सिंह जी आपने, और चर्चा में भागीदारी निभाई। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और जाने की कोशिश करते हैं राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल में कौन से महत्व के प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं।
ब्रेक के बाद बात प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान परमाणु ऊर्जा, कोयला, वाणिज्य और उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पृथ्वी विज्ञान, खान, रेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद बालाशौरी वल्लभानेनी रेल मंत्रालय से विजयवाड़ा निडदवोलू रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल कोयला मंत्रालय से कोयले की कमी को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद प्रताप राव पाटिल निकलीकर संचार मंत्रालय से नांदेड़ जिले में डाकघर खोले जाने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद श्याम सिंह यादव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से भारतीय उद्योग और वाणिज्य पर युद्ध के प्रभाव से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद जुएल ओराम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से खनिज एवं धातु आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद अपराजिता सारंगी खान मंत्रालय से खनिकों के लिए कल्याणकारी परियोजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद फैजल पीपी मोहम्मद संचार मंत्रालय से दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे। सांसद पीपी चौधरी वस्त्र मंत्रालय से इंक्यूबेशन और सेंटर की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर वस्त्र मंत्रालय से वस्त्र क्षेत्र के लिए निर्यात लक्ष्य से जुड़ा सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से EIR कार्यक्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद नुसरत जहां रेल मंत्रालय से भारत गौरव रेलगाड़ियों को चलाने में PPP मॉडल को इस्तेमाल किए जाने से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद उपेंद्र सिंह रावत रेल मंत्रालय से रेलगाड़ियों में अपराध की घटनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद किंजरापू राम मोहन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद गोपाल शेट्टी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद तेजस्वी सूर्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सेवा शुल्क लगाए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद अनुभव मोहंती वस्त्र मंत्रालय से उड़ीसा कुशल कारीगरों के लिए राज्य में संस्थान की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रताप राव जाधव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से मौसम के सटीक पूर्वानुमान से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद अजय निषाद कोयला मंत्रालय से कोयला खनन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद रीति पाठक प्रधानमंत्री कार्यालय से परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता, शिक्षा, गृह, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद राघव चड्ढा ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंजाब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अधीन चयनित संकुलों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद इंदु बाला गोस्वामी ग्रामीण विकास मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के अधीन परियोजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगी। सांसद डॉक्टर CM रमेश सहकारिता मंत्रालय से नए सहकारी संघों को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद लुइजिनो जोएक्विम फेलेरो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मडगांव पश्चिमी राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद KRN राजेश कुमार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों का 4 और 6 लेन की सड़कों में बदले जाने से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद नरहरि अमीन महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय से वन स्टॉप सेंटर की ओर से प्रदान की गई सेवा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार पंचायती राज मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में पंचायतों को आवंटित निधि के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद तिरुचि शिवा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से स्माइल योजना के अधीन तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर समुदाय को सहायता दिए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद धनंजय भीमराव महादिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से महाराष्ट्र में सबसे लंबी
बिदु मिनस सड़क से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद भुवनेश्वर कलिता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से गुवाहाटी असम में कस्तूरबा गांधी आश्रम हेतु विशेष निधि से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद कांता करदम ग्रामीण विकास मंत्रालय से उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर योजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से किशोर प्रेक्षण गृहों की संख्या और उनमें किशोरों को रखने की क्षमता से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल गृह मंत्रालय से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्वीकृत संख्या से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद जॉन ब्रिटास शिक्षा मंत्रालय से पीएम श्री विद्यालय खोले जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विजय पाल सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्रालय से ग्रामीण विकास परियोजनाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।